हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में मानव शास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध क्या है, इस बात को समझने का प्रयास करेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था कि मानव शास्त्र की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं और उन ब्रांचेस के माध्यम से हम मानव शास्त्र के किन पक्षों का अध्ययन मानव के किन पक्षों का हम अध्ययन करते हैं। आज हम ये देखने का प्रयास करेंगे कि एंथ्रोपोलॉजी का आज जो नेचुरल और सोशल साइंसेस हैं उनके साथ इसका क्या रिलेशन है, किस तरह से एंथ्रोपोलॉजी अन्य जो सोशल साइंसेस हैं या नेचुरल साइंसेस हैं उनके साथ जुड़ी हुई है, ये उसको सर्व करती है, और जो दूसरे साइंसेज हैं वो भी मानव शास्त्र के साथ किस तरह से समानता रखते हैं या उससे सपोर्ट लेते हैं। तो जब हम मानव शास्त्र का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजी है वो बहुत ही वाइड है, बहुत विस्तृत विषय है, क्योंकि मानव के कई पक्ष हैं। जैसे पहले भी हमने देखा, एक होलिस्टिक ये डिसिप्लिन है, तो इसका संबंध नेचुरल साइंसेस के साथ भी है और सोशल साइंसेस के साथ भी है। अब नेचुरल साइंसेस में अगर हम देखें तो जो बायोलॉजी है, बॉटनी है, भूगर्भ विज्ञान जिसको हम कहते हैं, जियोलॉजी है, मैथ्स, आप फिज़िक्स ले सकते हैं, केमिस्ट्री ले सकते हैं, जितनी भी नेचुरल प्राकृतिक विज्ञान हैं उन सभी प्राकृतिक विज्ञानों के साथ मानव शास्त्र किसी न किसी तरह से जुड़ा हुआ है। कई बार तो ये भी कहा जाता है कि मानव शास्त्र नेचुरल साइंसेस के अंतर्गत आएगा या ये सोशल साइंस के अंतर्गत आएगा। तो ये एक क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग दृष्टिकोण से हम देखें तो कहीं ये एक फिज़िकल साइंस भी है, नेचुरल साइंस भी है, और कहीं ये सोशल साइंस भी है। तो सोशल साइंसेस के अंतर्गत हम देखें तो साइकोलॉजी लीजिए, सोशलॉजी लीजिए, इकोनॉमिक्स लीजिए, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लिंग्विस्टिक, ड्राइंग, पेंटिंग, लिटरेचर, इन सब के साथ मानव शास्त्र कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि एंथ्रोपोलॉजी और नेचुरल साइंसेस किस तरह से जुड़े हुए हैं। तो मैं बहुत संक्षेप में आपके सामने ये बताने की कोशिश करूँगी कि जितने नेचुरल साइंसेस हम लोग देखते हैं, प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसमें जिसको बोलचाल की भाषा में साइंस कहा जाता है, तो उसका इस एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है। सबसे पहले हम लेते हैं भूगर्भ विज्ञान। तो जब हम जियोलॉजी की बात करते हैं, जिसमें कि पत्थर का, चट्टानों का, इनका अध्ययन किया जाता है, भूमि के अंदर उसकी जो परतें हैं उनका अध्ययन किया जाता है, तो हम देखते हैं कि मानव शास्त्र के अंतर्गत भी जब हमें प्राचीन प्रागैतिहासिक कालीन जो आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, जो प्रस्तर खंड मिलते हैं, जो फॉसिल्स मिलते हैं, उन फॉसिल्स का जब हमें अध्ययन करना होता है, उनकी कार्बन डेटिंग निकालनी होती है, तब हमें जियोलॉजी बहुत हेल्प करता है। अगर हमें समय की गणना करनी है, ज्योतिष के हिसाब से गणना करनी है, तो ऐसी स्थिति में हमें जो मैथ्स है उसकी सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए मैथ्स के साथ भी ये जुड़ा हुआ है। कई जो औजार हैं और प्राचीन जो सामग्री हमें मिलती है, उन सामग्रियों का और उस समय के जो पदार्थ हमें मिलते हैं, उन सब की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, उनका अगर हमें अध्ययन करना होता है, तो ऐसी स्थिति में हमें भौतिक और रसायन शास्त्र, जो केमिस्ट्री है, उसके साथ जुड़ना पड़ता है। तो मानव शास्त्र केमिस्ट्री के साथ भी जुड़ा हुआ है, फिजिक्स के साथ भी जुड़ा हुआ है, और मानव शास्त्र भूगर्भ विज्ञान के साथ भी जुड़ा हुआ है। इसी तरह से मानव स्वयं अपने आप में एक जीव है, ठीक है ना, एक प्रजाति है। तो उसकी जो शारीरिक विशेषताएं हैं, उसकी उत्पत्ति के साथ साथ मनुष्य की उत्पत्ति, अन्य जीवों के साथ उसका संबंध, किस तरह से जीवों के
क्रमिक विकास में मनुष्य का स्थान आता है तो उसकी जो प्रजाति विशेषताएं हैं कि अलग अलग तरह के मानव हमें दिखाई देते हैं, उनकी जैविक विशेषताएं अलग अलग हैं। वनस्पति के साथ मानव का संबंध क्या है, इन सब चीज़ों को अगर हम समझना चाहें तो हम जीव विज्ञान और वनस्पति विज्ञान को छोड़ नहीं सकते। तो आप देखेंगे कि जैसे वनस्पति विज्ञान है, बॉटनी, उसमें एक एथनोबॉटनी होता है। वो एथनोबॉटनी क्या करते हैं, वो देखते हैं कि जो अभी प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हैं, जो आदिम लोग हैं, समुदाय हैं, जनजातियां हैं, वो लोग वनस्पति को किस रूप में यूज़ करते हैं, उसका उनके जीवन में क्या महत्व है, वो उसकी नाम से पुकारते हैं और उनके जीवन में, उनकी कल्चर में उसका स्थान क्या है। तो इस दृष्टि से कई ऐसे प्लांट्स जो हैं उनकी पहचान जो है बॉटनिस्ट जो होते हैं, वनस्पति विज्ञानी, वो कर लेते हैं। कोई समुदाय है, उसमें किस तरह का खाना खाया जाता है, वो किस तरह का अन्न खाते हैं, वो वहाँ पैदा होता है या नहीं होता है, या वहाँ कहाँ से आया। तो बॉटनी के बिना हम फूड हैबिट्स जो भी है, जो वनस्पति का वो यूज़ करते हैं, उसको हम नहीं समझ सकते हैं। तो मानव का जब हम संपूर्णता में अध्ययन करते हैं, मानव का जब हम संपूर्णता में अध्ययन करते हैं तो हमें उसके जो भी उसकी जैविक, उसके वनस्पति के साथ, जंगल के साथ, वन के साथ, औषधि के साथ उसका जो रिलेशन है, उसको हमें समझना होता है। और इस दृष्टि से ये जो विषय है, ये प्राकृतिक विज्ञानों के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। तो सब्जेक्ट मैटर के रूप में भी जुड़ा हुआ है, और उसके लिए हमें जब इन सब चीज़ों की स्टडी करनी होती है तो जो मेथड्स हमें चाहिए एंथ्रोपोलॉजी में, वो भी हमें इन विज्ञानों की मेथडोलॉजी को हम यूज़ करते हैं। तो कहीं न कहीं इन दोनों जो जितने भी ये नेचुरल साइंसेस हैं, बहुत प्राकृतिक विज्ञान हैं, वो एंथ्रोपोलॉजी के साथ इंटरेक्ट करते हैं। दोनों का अंतर संबंध हमें दिखाई देता है। और इसीलिए आप बिल्स और हॉइजर को देखें, वो क्या कहते हैं कि संस्कृति का अध्ययन एवं मानव जीव विज्ञान का अध्ययन निरंतर एक दूसरे से अंतर संबंधित है। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि नेचुरल साइंसेस जो हैं वो इसके साथ, मानव शास्त्र के साथ बहुत ही घनिष्ठ रूप से संबंधित हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं मानव शास्त्र और समाज विज्ञान कि सोशल साइंसेज एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है दोनों का, या कहाँ एक दूसरे के साथ इनका रिलेशन हमें दिखाई देता है। सबसे पहले हम लेते हैं मनोविज्ञान, साइकोलॉजी। हम देखते हैं कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है, और मानव व्यवहार के साथ साथ उसकी जो इच्छाएं हैं, मूल प्रवृत्तियां हैं, मनुष्य की जो प्रेरणाएं हैं, एक मानव के रूप में उसकी जो अभिवृत्तियां हैं, उसका मस्तिष्क, उसका मानसिक विकास, इन सब का अध्ययन मनोविज्ञान करता है। लेकिन मानव शास्त्र में हम देखते हैं कि ये जो कुछ भी एक मनुष्य की या एक मानव की जो मानसिकता या उसका मन है, उसका जो व्यवहार है, वो संस्कृति में कैसे अभिव्यक्त होता है, किस तरह से मानव संस्कृति को प्रभावित करता है और सांस्कृतिक विकास होता है। तो फिर इसके साथ साथ जो कुछ भी मनुष्य चाहता है, वो जो अभौतिक या भौतिक संस्कृति का निर्माण करता है। तो सामूहिकता कैसे विकसित होती है, सामूहिक मन कैसे विकसित होता है, और किस तरह से लोग सामाजिक व्यवहार करते हैं। तो मनोविज्ञान और मानव शास्त्र दोनों भी इस दृष्टि से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो कई मनोविज्ञानी ये देखने का प्रयास करते हैं कि जो आदिम मनुष्य है वो किस तरह से अपनी मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, और उसके लिए वो किस तरह के सांस्कृतिक साधनों को अपनाते हैं, और किस तरह से वो अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। दूसरा हम लोग देखते हैं मानव शास्त्र और इतिहास की हिस्ट्री किस तरह से मानव शास्त्र के साथ जुड़ी हुई है। देखते हैं बहुत, दोनों जो सब्जेक्ट हैं, इन दोनों में बहुत गहन रिश्ता है। क्योंकि आपने पहले भी देखा कि जो एंथ्रोपोलॉजी है, मानव शास्त्र, वो उसका जो मेन जो उसकी अप्रोच है, उसका जो पर्सपेक्टिव है, वो इवोल्यूशनरी या विकासवादी है। और सबसे अधिक इम्पोर्टेंस हम देते हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ, चाहे वो
सामाजिक मानव शास्त्र का विकास है, चाहे संस्कृति का विकास है, चाहे एक जीव के रूप में मानव का विकास है, तो इन सब में हम कहीं ना कहीं उसकी विकास यात्रा को समझने का प्रयास करते हैं। और जब हम विकास को और उस विकास को समझने की कोशिश करते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसका कालक्रम क्या है और इतिहास क्या करता है। इतिहास भी समय की दृष्टि से समाज का क्रमबद्ध विवरण हमें हमारे सामने प्रस्तुत करता है। तो मानव शास्त्र चूँकि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ का या प्रिमिटिव स्टेज का अध्ययन करता है, आदिम जो स्तर पर समाज है या मनुष्य है उस प्रारंभिक स्तर पर, विकास के प्रारंभिक स्तर का अध्ययन करता है, तो हिस्ट्री से हम लोग क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री और इन दोनों के बीच में हम क्या रिलेशन देख सकते हैं कि हम जब क्रमिक विकास का अध्ययन करते हैं, क्रमबद्ध ढंग से काल क्रमानुसार हम समझने की कोशिश करते हैं, तो कहीं न कहीं इतिहास और मानव शास्त्र एक दूसरे के साथ जुड़े हुए लगते हैं। और आप इसी दृष्टि से देख सकते हैं कि जो इतिहास के जो साधन हैं, यानी इतिहास जिस आधार पर अतीत का अध्ययन करता है, खास करके आप आर्टिफैक्ट्स को देख सकते हैं, पुरातत्व की सामग्रियों को देख सकते हैं, तो प्रागैतिहासिक कालीन हो या उसके बाद का इतिहास हो जब लेखन कला का विकास हो गया, तो उस समय की सामाजिक व्यवस्था मानव शास्त्र में हम जब मानव का अध्ययन करते हैं तो कहीं न कहीं ये पुरातत्व दोनों में कॉमन हमें दिखाई देता है। फिर उसके बाद हम सोशोलॉजी पर आते हैं कि जो एंथ्रोपोलॉजी है वो सोशोलॉजी, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है या दोनों किस तरह से एक दूसरे के साथ संबंधित हैं। तो आप देखेंगे कि जो मानव शास्त्र है और सोशोलॉजी है, दोनों में कई समानताएं हमें दिखाई देती है। दोनों ही संस्कृति का अध्ययन करते हैं, समाज का अध्ययन करते हैं, समुदाय का अध्ययन करते हैं, सामाजिक संगठन का अध्ययन करते हैं। बस फ़र्क ये है कि जो समाजशास्त्र है वो मुख्यतः आज वर्तमान में अगर हम देखें सोशोलॉजी, तो वो आधुनिक जो वर्तमान सामाजिक व्यवस्था है उसका अध्ययन करता है, और मानव शास्त्र प्रिमिटिव सोसाइटीज़ का, सरल समाजों का, इलिटरेट सोसाइटीज़ का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र की एक शाखा है सामाजिक मानव शास्त्र, जो कि पूर्ण रूप से आदिम समाजों का ही अध्ययन करती है। दोनों की मेथडोलॉजी कहीं कहीं समान है और कहीं कहीं भिन्नता भी रखती है। जो मानव शास्त्र है वो मुख्यतः फील्ड वर्क और पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन इसके आधार पर ही काम करता है, लेकिन सोशोलॉजी में हम देखते हैं कि इसका जो लेवल है मेथडोलॉजी का, काफ़ी साइंटिफिक मेथड्स हम लोग यूज़ करते हैं, और उसमें हम कैलकुलेशंस या आप कह सकते हैं क्वांटिफिकेशन, गणना, क्या कहते हैं उसको, गणनात्मक पद्धतियों का भी हम लोग यूज़ कर लेते हैं। तो दोनों का पर्सपेक्टिव कहीं कहीं थोड़ा अलग है, बल्कि कभी तो हम ये भी कह सकते हैं कि सोशोलॉजी और एंथ्रोपोलॉजी दोनों का डेवलपमेंट भी एक साथ ही हुआ है। दोनों का उद्भव और विकास भी हम एक साथ देखते हैं। तो दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी शेयरिंग है दोनों सब्जेक्ट की। और हम लोग जब समाजों का अध्ययन करते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी से हमें बहुत हेल्प मिलती है। खास करके एंथ्रोपोलॉजिकल जो स्टडीज़ होती हैं वो डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा होती हैं, वर्णनात्मक, और जो डिस्क्रिप्टिव स्टडीज़ होती हैं वो हमें आगे फर्दर और अधिक सूक्ष्म अध्ययन करने के लिए जो हाइपोथेसिस चाहिए, वो कारण कार्य संबंधों को समझने के लिए जो हाइपोथेसिस हम लोग यूज़ करते हैं साइंटिफिक मेथड में, तो वो प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा साधन है। और इस तरह से हम जो सरल समाजों से जटिल समाजों की तरफ की यात्रा को जब समझना चाहते हैं सोशोलॉजी में, तो हमें एंथ्रोपोलॉजी की तरफ जाना ही पड़ता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मानव शास्त्र और अर्थशास्त्र। आप जब अर्थशास्त्र की बात हम लोग करते हैं तो अर्थशास्त्र मुख्य रूप से क्या करता है, देखिए, चाहे आज का मनुष्य हो, चाहे वो आदिम अवस्था में मनुष्य हो, उसकी जो बेसिक भौतिक आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य हमेशा प्रयास करता है। और जब वो समूह में रहता है तो उसका वितरण भी करेगा, यानी उत्पादन और वितरण, और उसके साथ साथ विनिमय और विनिमय के साधन। तो जो भी अर्थशास्त्रीय प्रणालियां हैं उसके स्वरूप उस अवस्था में, आदिम अवस्था में अलग हो सकते हैं, आज अलग हो सकते हैं, लेकिन किसी न किसी रूप में वस्तुओं के उत्पादन का तरीका उस समय भी है और आज भी है। तो सरल समाज जो कि मानव शास्त्र की विषय वस्तु है, तो
मानव शास्त्र में हम देखते हैं कि मानव शास्त्रीय ढंग से अगर हम मनुष्य की आर्थिक व्यवस्था का, जैसे सोशल एंथ्रोपोलॉजी में हम लोग स्टडी करते ही हैं, तो हम देखते हैं कि वहाँ इतना अधिक विकसित अर्थव्यवस्थाएं नहीं हैं। वो अर्थव्यवस्था अलग तरह की है। लेकिन आधुनिक जटिल जो समाज है उनकी अर्थव्यवस्था अलग तरह की है। तो जो अर्थशास्त्र, मॉडर्न जो इकोनॉमिक्स है, वो एंथ्रोपोलॉजी से ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से अर्थव्यवस्था का विकास हुआ और उसके सांस्कृतिक और सामाजिक संगठनात्मक और इंस्टीट्यूशनल एस्पेक्ट्स क्या हैं। इसके बाद हम लोग पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो आदिम समाजों में भी हमें नेतृत्व के स्वरूप दिखाई देते हैं, प्रशासन दिखाई देता है, और वहाँ पर भी राज्य के रूप में, हम चाहे छोटे समाजों में उसका स्वरूप कुछ अलग हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बहुत विकसित रूप में नहीं, लेकिन कुछ संस्थाएं जो हैं वे सारा राजनीति का काम भी करती हैं, सामाजिक काम भी करती हैं, वो सांस्कृतिक काम भी करती हैं। तो चूँकि जो सरल समाज हैं, उन सरल समाजों में बहुत ज़्यादा विशेषीकृत व्यवस्थाएं हमें दिखाई नहीं देती है। तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट जो हैं वो ये देखते हैं कि जो आदिम समाज हैं, या एंथ्रोपोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो विभिन्न संस्कृतियों में राजनीतिक गतिविधियां किस तरह से संचालित होती है और हम उसके विकास क्रम को कैसे समझ सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं मानव शास्त्र और भूगोल। और आप देखते हैं कि जो मनुष्य है उसकी जितनी भी क्रिएटिविटी है, वो जो कुछ भी क्रिएट करता है, और ख़ास करके हम देखते हैं कि मानव शास्त्र में संस्कृति सबसे महत्वपूर्ण है। तो संस्कृति क्या है? मानव का पर्यावरण को अपने अनुकूल ढालने का जो प्रयास है और उसके द्वारा जो कुछ भी वो सृजन करता है वो संस्कृति है। तो जो मानव शास्त्र और भूगोल की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि पर्यावरण, जो भी प्राकृतिक पर्यावरण है, वो भूगोल का हिस्सा है। तो भूगोल किस तरह से संस्कृति के रूप में रूपांतरित होता है, मनुष्य ने किस तरह से पर्यावरण को रूपांतरित करके संस्कृति का निर्माण किया है, और जो हमारी सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन है उसके साथ भौगोलिक विविधताएं और भिन्नताएं कैसे सहसंबंधित है, कैसे एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड है। आप देखेंगे कि अलग अलग तरह की ज्योग्राफिकल कंडीशंस में संस्कृति और सांस्कृतिक संस्थाएं अलग अलग तरह की होती है, सामाजिक संगठन अलग तरह का होता है, और प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में हम इसको बिल्कुल शुद्ध रूप में देख सकते हैं। तो इन सब का अध्ययन करने के लिए हम देखते हैं कि मानव शास्त्र और भूगोल दोनों एक दूसरे की बहुत हेल्प करते हैं। इसके बाद में लास्टली हम लोग देखते हैं मानव शास्त्र और मानविकी यानी ह्यूमैनिटीज़। और ह्यूमैनिटीज़ में हम लोग लेते हैं सब कुछ, कला, साहित्य, संगीत आदि। तो हम देखते हैं कि जो मनुष्य प्रिमिटिव एज में भी जो कुछ क्रिएट करता है, जो अनुभव करता है, उनको अभिव्यक्त करता है। अभिव्यक्ति का माध्यम संगीत हो सकता है, अभिव्यक्ति का माध्यम मूर्तिकला हो सकती है, अभिव्यक्ति का माध्यम चित्रकला हो सकती है, अभिव्यक्ति का माध्यम कहानियाँ हो सकती है। कुछ भी, जिस भी रूप में मनुष्य अपने आप को अभिव्यक्त करता है, उसके स्वरूप और उसको प्रिजर्व करने के तरीके उनके अलग हो सकते हैं। हम देखते हैं कि जब लेखन कला विकसित नहीं हुई तो मौखिक रूप से कथाएं किंवदंतियों के रूप में या इस तरह से लोक कथाओं के रूप में हमें आज भी दिखाई देती है। तो उन सब को कलेक्ट करके साहित्य में हम लोक कलाओं के बारे में, लोक कथाओं के बारे में, और उस लोक जनमानस और एक प्रिमिटिव जो सिंपल सोसाइटीज़ में आदिम लोग रहते हैं, उनके थॉट को, उनकी क्रिएटिविटी को, उनका जो वर्ल्ड व्यू है उसको हम देख सकते हैं। और भाषा विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो लिपि और लेखन कला का विकास कैसे हुआ, कैसे सिंबल्स जन्म लेते हैं, प्रतीक किस तरह से बनाए जाते हैं, कैसे बनते हैं, किन किन समाजों में किस किस तरह के प्रतीकों की व्यवस्था हमें दिखाई देती है। तो इन सब का जो प्रिमिटिव जो फॉर्म्स हैं उसकी, उनको जब हम मानविकी के अंतर्गत जानना चाहते हैं तब हमें मानव शास्त्र की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से ये जो मानव शास्त्र है, एंथ्रोपोलॉजी, वो किसी न किसी रूप में इन सारे सब्जेक्ट्स को सर्व करता है, इन सब के साथ जुड़ा हुआ है। और ये सारे सब्जेक्ट्स भी जब भी विकास
क्रम को समझना चाहते हैं, वो चाहे साहित्य का हो, चाहे इकोनॉमी का हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस का हो, इन सारी संस्थाओं के प्रिमिटिव जो फॉर्म्स हैं उनकी जानकारी या उन प्रणालियों की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें एंथ्रोपोलॉजी की तरफ जाना ही पड़ता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि मानव शास्त्र लगभग सभी नेचुरल और सोशल साइंसेस के साथ संबंध रखता है और इसके माध्यम से ही हम मनुष्य को संपूर्णता में उसके प्रिमिटिव से लेकर के आज आधुनिक रूप में जो उसका विकास हुआ है उसको समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हम संक्षेप में हमने देखा कि किस तरह से जो एंथ्रोपोलॉजी है वो इन अन्य जो सामाजिक और प्राकृतिक विज्ञान है उनके साथ संबंधित है और कैसे वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है और उनका अध्ययन हमें क्यों करना चाहिए। थैंक यू।